हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 1 है। पेपर 1 यानी शैक्षिक मूल्यांकन, आज उसकी चैप्टर 9 की क्लास होने वाली है। तो जो बच्चे अभी क्लासेस नहीं किए हैं, अभी भी उनके पास टाइम है, लगभग 1.5 महीने का टाइम है। अगर वो चाहें अभी भी पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग से आपके जितने भी क्लास हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट की क्लासेस हुई हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप वहां से क्लासेस अच्छे से कर लीजिए। एक हफ्ते के अंदर आपको 2-3 सब्जेक्ट की नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद बाकी जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। आज हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 9 है आपका निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि निदानात्मक क्या होता है और उपचारात्मक होता क्या है। तो वन बाय वन हम अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण को बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक, तो निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या होता है उसको समझेंगे। एक ऐसे परीक्षण जिसका प्रयोग निदान के लिए किया जाता है। ये आपका निदानात्मक परीक्षण, मतलब कहा जा रहा है कि आपका निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या होता है। तो ये एक ऐसा परीक्षण है जिसका प्रयोग क्या होता है, निदान के लिए किया जाता है, यानी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन के लिए आपका जो है ये परीक्षण किया जाता है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए आप टीचर के सॉरी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपने आप डॉक्टर को दिखाया, आपके हाथ में चोट लगी हुई है या आपके हाथ में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, तो वो क्या कहेगा कि आपकी उंगलियों को काट दिया जाए, या तो आपको उंगलियों को काट दिया जाए, या फिर आपका क्या किया जाए कि उस उंगलियों का उपचार किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? उपचार किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, प्रोसेस के थ्रू उसको सही किया जाए। तो वो आपका क्या होता है, वो भी तो एक तरीका ही है, बट वो उपचार करके तब सही कराया जाता है। इसमें डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, निदान कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे समझिएगा कि निदानात्मक और उपचारात्मक में डिफरेंस क्या होता है। कॉमन सा चीज है, इसको अगर माइंड में फिट कर लिए तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, निदान में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है ना, कोई जो समस्या होती है उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया जाता है, यानी उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया जाता है। और आपके उपचारात्मक में क्या होता है कि उस प्रॉब्लम को मतलब प्रोसेस के थ्रू, यानी एक तरीके से, दो तरीके से प्रोसेस के थ्रू उसका जो है निदान किया जाता है। बात समझिएगा क्या कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में इन्फेक्शन हो गया बहुत ज्यादा, ठीक, उंगलियों में इन्फेक्शन हो गया, तो आप डॉक्टर के पास गए। ठीक, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि आपकी उंगलियों को काट दिया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया, ये निदान कर दिया गया, डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। लेकिन आप दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उसने क्या किया, कहा कि आपकी उंगलियों का अगर इलाज चलेगा, उपचार किया जाएगा तो आपकी उंगली बिल्कुल सही हो जाएगी, है ना। तो आपका यही बताया जा रहा है कि निदान में जो प्रॉब्लम होता है उसको तुरंत सॉल्व कर दिया जाता है, और उपचार में क्या होता है, प्रोसेस चलाया जाता है, फिर आपकी समस्या का जो है निवारण होता है। ये समझ लीजिए, यही चीज इसमें है। और यही समझ लेंगे तो फिर आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। चलिए समझिएगा। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाया जाता है, और बच्चों की इन कठिनाई एवं कमजोरियों के पीछे का क्या कारण है, इस बात की जांच की जाती है। देखिएगा, निदात्मक परीक्षण के द्वारा क्या होता है कि बच्चों में, जैसे कि अभी हमने तो उपचार से समझा, जैसे आपको कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप उपचार कराते हैं, दवा लेते हैं, कोई डायरेक्ट वो सोल्यूशन दे देता है। उसी तरीके से जब आपको पढ़ाया जाता है या शिक्षण में क्या होता है कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है या अधिगम कराया जाता है, तो बच्चों को क्या होता है कि पढ़ाई से संबंधित कुछ कठिनाइयां होती है, जैसे मैथ्स उनको कठिन लगता है, वो संस्कृत में कमजोर है, तो इन सब चीजों में क्या होता है कि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चों में जो भी कमी है, ठीक,
कमी नहीं कह सकते, यानी बच्चे को जो भी समस्याएं हैं, ठीक, वो किस सब्जेक्ट में कमजोर है, उसको कौन सा टॉपिक कठिन लग रहा है, इन सब चीजों का पता लगाते हैं। ठीक, उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की जो कठिनाई है, कमजोरी है, उसका क्या कारण है। ठीक, इस सब चीजों की जांच की जाती है, किसमें, निदानात्मक परीक्षण में। उसके बाद क्या होता है, एक नोट समझ लीजिएगा, इन समस्याओं के निदान के लिए उपचारात्मक उपयोग किए जाते हैं। देखिएगा, समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए निदानात्मक परीक्षण के द्वारा तो हमने जांचा है ना कि बच्चे की क्या क्या कमजोरी है, वहीं पे अगर हम सॉल्व कर देते हैं उसका जो है क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो वो आपका निदानात्मक कहलाता है। हाँ, लेकिन जब हम उस समस्या को समझते हैं, बच्चे को फिर से पढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चे को और चीजें समझाते हैं, प्रोसेस के थ्रू पढ़ाते हैं, तो वो आपका उपचारात्मक कहलाता है। यानी पहले तो हमने समस्याओं को खोजा, उसके बाद जब हम उसको और बच्चों को जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझ रहे हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, तो ये हम उपचार कर रहे हैं, बच्चे को उपचार कर रहे हैं, ताकि बच्चे की जो कठिनाई है, जो कमजोरी है, वो दूर हो जाए। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको यहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चे का एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जाना। ठीक, जैसे कहा जा रहा है कि बच्चे का एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जाना, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर इस बच्चे को ये बार बार फेल हो जा रहा है, मान लीजिए बच्चा 7th में है और बार बार फेल हो जा रहा है, तो इसको उठा के 8th क्लास में डाल देंगे, तो ये आपका निदानात्मक होगा। क्या होगा? निदानात्मक होगा। आई बात समझ में? और अगर यहीं पे हम ये देखें कि बच्चा जो है वो एक ही कक्षा में बार बार फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, अब हमको तो पता चल गया, हमें समस्या तो पता चल गई, अब हमको इसका निदान करना है। तो अगर हमको निदान करना है, उस समस्या को दूर करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उपचारात्मक करेंगे। ठीक, पहले हम जानेंगे कि बच्चा क्यों फेल हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट इसका वीक है, फिर उस सब्जेक्ट पे बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उससे बात किया जाएगा, कहाँ पे तुमको कौन सा टॉपिक कठिन लग रहा है, बार बार उसको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा। तो उसके बाद वो जब पास होके 8th में जाएगा, तो यही आपका उपचारात्मक कहलाएगा, उपचारात्मक कहलाएगा। आई होप आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा, अब चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, अब देखते हैं निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं क्या है। देखिएगा, यह पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। ये आपका जो निदानात्मक परीक्षण होता है, ये एक सिलेबस का क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट अंग है। दूसरा, यह बच्चे की विषय संबंधी कमजोरियों को दूर करता है। जैसे मान लीजिए क्या है निदानात्मक परीक्षण, मान लीजिए बच्चे को संस्कृत टफ लग रहा है, ठीक, तो क्या करते हैं, संस्कृत को ही सिलेबस से हटा दिया, तो ये क्या है कि कमजोरी को दूर कर दिए, बच्चे को वहां पे समझाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, संस्कृत संस्कृत को हटा के सिलेबस से हटा दिया गया कि संस्कृत रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे की जो भी विषय संबंधी कमजोरी होती है उसको दूर करते हैं, या तो फिर ये कह सकते हैं कि जो भी आपके संस्कृत में जो टफ टॉपिक है उसको ही हटा दिया जाता है, ये भी कह सकते हैं। चलिए अगला है, इसमें अंकों पर महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि बच्चों की समस्या का हल किस स्तर तक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है निदानात्मक परीक्षण में कि बच्चे का जो है नंबर, जैसे एग्जाम हुआ और मैथ में 90 नंबर आया, तो 90 नंबर पे महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की जो समस्या और आ रही है उसका हम हल कैसे, किस लेवल तक कर सकते हैं। आई बात समझ में? चल आगे समझिएगा, निदानात्मक परीक्षण को विश्लेषणात्मक परीक्षण के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें ये जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चा प्रश्नों के उत्तर देने में असफल है तो उसका क्या कारण है। निदानात्मक परीक्षण को विश्लेषणात्मक परीक्षण के नाम से जानते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चा प्रश्नों के उत्तर देने में असफल है तो उसका क्या कारण है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे डायरेक्ट जब सॉल्यूशन दे दिया जाता है तो वो निदानात्मक कहलाता है, ठीक, लेकिन हम यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम परीक्षण यानी टेस्ट करेंगे, है ना,
यहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण किया जा रहा है, यानी पता लगाया जा रहा है कि बच्चे के अंदर क्या जो है कठिनाइयां आ रही कि जिसकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं बार बार। ठीक, निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं हम। तो निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि ये जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चा आखिर बार बार असफल क्यों हो रहा है, ठीक, बार बार फेल क्यों हो रहा है। आई बात समझ में? तो निदाना अगर आपको सिर्फ निदानात्मक आए तो आप क्या बताएंगे कि जहाँ पे डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। अब जब साथ में परीक्षण लगा हुआ है तो आखिर इसका मतलब क्या है कि हम जांच कर रहे हैं ना कि बच्चा क्या कहाँ पे असफल हो रहा है, कहाँ पे उसको पढ़ाई में वीक है, कौन सा चीज उसको टफ लग रहा है। परीक्षण लगा हुआ है साथ में। निदानात्मक परीक्षण को क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक परीक्षण के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चा अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उसमें क्या कमी है, उसमें क्या दिक्कत है जो बार बार प्रश्नों का उत्तर देने में असफल हो जाता है। ठीक है, चलिए। निदानात्मक परीक्षण परिमाणात्मक ना होकर गुणात्मक होता है, समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका निदानात्मक है ना वो क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है, यानी गुणात्मक है। जैसे समझिएगा, आपको मान लीजिए आप पापा से जो है कोचिंग की फीस मांगने गए, ठीक, पापा से आपने कोचिंग का फीस मांगा। तो वहां पे पापा क्या करते हैं आपको, आपने ये आपके पापा हैं, आपने पापा से अपनी फीस मांगी, ठीक, तो पापा यहाँ पे क्या करते हैं, आपको तुरंत फीस दे देते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ये है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको अपनी कोचिंग की फीस भरनी है, ठीक, आपको क्या करना है, आपको अपनी कोचिंग की फीस भरनी है। तो फीस भरने के लिए पैसे चाहिए। तो अब आप अपने पापा के पास गए, फिर आपने पापा से क्या कहा, अपना प्रॉब्लम बताया कि पापा मुझे फीस भरनी है कोचिंग की। तो पापा ने क्या किया कि तुरंत आपको वहां पे पैसे दे दिए, फीस भरने के लिए पैसे दे दिए। तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका क्या किया गया, निदान किया गया कि नहीं किया गया। ठीक, अगर यहाँ पे आपके पापा क्या करते कि मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ तुम खुद कमाओ, खुद काम करो, फिर पैसे अपना कमा के तब आप अपना कोचिंग का फीस भरो, तब यहाँ पे आपका क्या कहलाता, उपचारात्मक कहलाता, यानी यहाँ पे प्रोसेस किया गया कि आप पैसे कमाइए तब अपनी फीस भरिए। लेकिन निदानात्मक में क्या है कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत कर दिया जाता है। यहाँ पापा ने क्या किया कि आपकी फीस तुरंत दे दी, आपने जाके जमा कर दिए। तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे पिता का ये गुण है, यानी गुण है, ये इनकी अच्छाई है कि ये अपने बच्चे के लिए फीस दे रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि आपका जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो गुणात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक होता है, परिमाणात्मक नहीं होता है। आई बात समझ में? चलिए अब हम पढ़ेंगे निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है, उपयोग और महत्व। तो सबसे पहले आपका निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य पढ़ रहे हैं। पहला आपका उद्देश्य है बच्चों की कमियों का पता चलना और उनमें अच्छी आदतों का विकास करना। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ये है कि बच्चों में कौन कौन सी कमी है उसको हम पता करें, फिर उनके अंदर अच्छी आदतों का हम विकास करें। ठीक, अब देखिए दूसरा है आपका उपयोग। तो अध्यापक परीक्षा के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के चयन में सहायता करना। आपका जो निदानात्मक परीक्षण है उसका उपयोग क्या है कि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं कि आपके टीचर क्या करते हैं कि परीक्षा जब होती है ना तो अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का हम चयन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं तो हमें बच्चों की कमियों का पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे कमजोर है, कहाँ पे उसको दिक्कतें आ रही, तो हमको पता चल जाता है कि अच्छा बच्चों से हमें इस तरह के प्रश्न करने हैं। चलिए अगला देखते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने में। आपका जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, यानी आपका जो मूल्यांकन होता है उस प्रक्रिया को और अच्छा बनाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक, ये आपका निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। अगला है आपका शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना, यानी आपका जो शिक्षण अधिगम है उसकी जितनी भी परिस्थितियां हैं उसको और इफेक्टिव बनाना। इफेक्टिव कैसे बनाएंगे शिक्षण अधिगम को हम, जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब आप बस पढ़ाते चले जा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं,
उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। बट अगर आप वहां पे बच्चों का निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वहां से क्या होगा कि आपको बच्चों की कमियां पता चलेंगी, बच्चों की कमजोरियां पता चलेंगी, तो फिर आप उन सब चीजों का निवारण करेंगे। तो फिर क्या होगा, आपकी जो शिक्षण अधिगम है उसकी जो परिस्थिति है वो और इफेक्टिव हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, दो बच्चे हैं, एक बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है, ठीक, दूसरा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो इसका टेस्ट भी लिया जा रहा है, इसका मूल्यांकन भी किया जा रहा है, इसका परीक्षण भी किया जा रहा है। तो जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव बच्चा बनेगा, प्रभावशाली बच्चा बनेगा, वो कौन सा बनेगा? आपका यही वाला बनेगा जिसका आपका मूल्यांकन हो रहा है, टेस्ट वगैरह सब कुछ हो रहा है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। निदानात्मक समस्याओं से संबंधित कारण, आपकी जो निदानात्मक समस्या है उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, या निदानात्मक समस्याओं को कैसे दूर किया जाता है, वो हम देख रहे हैं। पहला है आपका शारीरिक कारण। देखिए, कम दिखना, कम सुनाई देना, बोलने में समस्या, पोलियो का प्रभाव। मान लीजिए जैसे शारीरिक कारण है, यानी जो समस्याएं आ रही है उसकी कारण क्या है? शारीरिक कारण है। मान लीजिए आपका एक क्लासरूम है, वहां पे किसी बच्चे को कम दिख रहा है या कम सुनाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? वहां पे उन बच्चों की समस्याओं का निदान कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि जिस बच्चे को कम दिख रहा है, जिस बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, वो आके आगे वाली बेंच पे बैठ जाए, है ना, वो आके आगे वाली बेंच पे बैठ जाए। और मान लीजिए बोलने में समस्या आ रही है, जिस बच्चे को बोलने में समस्या आ रही है उसको उसकी बात टीचर को नहीं समझ में आ रही, तो उस समस्या का निदान भी आप कैसे करेंगे? बोलेंगे कि जो तुम आगे की सीट पे बैठ जाओ। तो जो बच्चे को कम दिख रहा है, कम सुनाई दे रहा है, जब वो आगे की सीट पे बैठेगा तो उसकी समस्या क्या होगी? खत्म हो जाएगी। वो जब फ्रंट पे बैठेगा तो उसको चीजें क्लियर दिखेंगी, चीजें क्लियर सुनाई देंगी। पोलियो का प्रभाव, मान लीजिए बच्चे के पोलियो से ग्रसित है, अगर जब पोलियो से ग्रसित होता है तो उनके हाथ और पैर में प्रॉब्लम होती है, आप सभी को पता है। तो उनके लिए क्या बोलेंगे? आप अपने क्लासरूम के बच्चों से बोलेंगे कि हाँ, इस बच्चे की आप हेल्प करिए। उसके लिए आप एक अलग से चेयर की व्यवस्था करा देंगे, है ना, कि बच्चा आराम से बैठ सके। व्हील चेयर की व्यवस्था करा देंगे। है बात समझ में? चलिए दूसरा देखते हैं। बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी बुद्धि व रुचि कम है या उसका किसी चीज में इंटरेस्ट कम है, तो इस समस्या का आप निवारण कैसे करेंगे? पहले तो देखेंगे कि बच्चे की जो बुद्धि का विकास है वो क्यों कम है, या बच्चे का इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम आ रहा है। तो आप जब चीजों को जांचेंगे और आपको पता चलेगा कि ये कारण है, तो आप उस कारण के द्वारा बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करेंगे, दूसरी विधि से पढ़ाएंगे, है ना। बार बार बच्चों के साथ मतलब उनको आप क्या करेंगे कि व्यवहारिक जीवन से जोड़ के तब उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक। उनका जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी को आप बेस बना के फिर आप चीजों को पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि बच्चे का जो रुचि का अभाव है, वो रुचि बच्चे का सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तित्व व सामाजिक कारण, जैसे आपका है तीसरा है स्कूल में मन न लगना, घर परिवार में अच्छे से समायोजन न होना, अनुशासनहीनता। यानी जो बच्चों की ये समस्या है कि उनका स्कूल में मन नहीं लगता है, ठीक, घर परिवार में सही से एडजस्ट नहीं है, अनुशासनहीनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बच्चों से पूछेंगे कि आपका स्कूल में मन क्यों नहीं लगता है। हो सकता है टीचर्स जो है रूड हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, है ना। और क्या होता है कि टीचर सही से पढ़ा नहीं रहे होंगे, सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी बच्चों से इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो स्कूल का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बच्चे वहां पे जाने के लिए उनका, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, बट स्कूल का जो माहौल है ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे स्कूल आने के लिए बहुत एक्साइटेड रहे। उसके लिए क्या होगा, आपका क्लासरूम जो है उसका जो माहौल है वो बिल्कुल फ्रेंडली रखिए, है ना। बच्चों के साथ आप ऐसा संबंध रखिए कि बच्चे आपके साथ बहुत ही मतलब कि रुचि के साथ पढ़े, मतलब उनको बोरियत ना फील हो। अगर आपकी आधे घंटे की क्लास है तो आप 5 मिनट उसमें क्या करिए, कुछ ऐसा करिए कि बच्चे का मन बिल्कुल खुश हो जाए, है ना। 5 मिनट कुछ बातें करिए, उनकी फेवरेट चीजें पूछिए, उनका मन किस में लगता है, उनको क्या पसंद है। जब 5 मिनट आप इस तरह का बातें करेंगे तो बच्चे का माइंड क्या होगा कि थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश होने के बाद जब आप पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि बच्चे अच्छे से
समझेंगे, और जब बच्चों का मन लगेगा तो स्कूल में आने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। आधे घंटे की क्लास है तो एक एक मिनट में उनको कुछ न कुछ बीच बीच में ऐसी बातें करते रहना चाहिए कि बच्चे क्या होते रहे, रिफ्रेश होते रहे ना। मान लीजिए घर परिवार में अच्छा समायोजन, यानी घर परिवार का माहौल नहीं सही है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो वहां पे भी समस्याओं को, ये समस्या भी आ सकती है, जिस वजह से जो है इन सब समस्याओं का निदानात्मक किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे हम ये देखेंगे कि आपका शैक्षिक निदान के लिए कौन कौन से आवश्यक सामग्री है। जैसे मान लीजिए शैक्षिक निदान के लिए हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको चोट लग जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास सामग्री होता है कि नहीं होता है, मलहम होता है, डेटॉल होता है, दवा होता है, बैंडेज, कॉटन, कैंची, ये सब होता है ना। तो सेम ऐसे यही है कि जैसे शैक्षिक निदान के लिए कौन कौन सी सामग्री है, तो वो हम पढ़ रहे हैं। पहला है आपका अध्यापक निर्मित परीक्षण, ठीक। दूसरा है आपका परीक्षाएं, लेख, गृह कार्य, ठीक। तीसरा है आपका वाद विवाद मौखिक प्रश्न। चौथा है आपका स्वतंत्र रूप से कार्य की आदतें। पांचवा है आपका स्कूल के नियमों का पालन। और छठा है आपका रुचि और प्रयास। यानी पहला है आपका अध्यापक निर्मित परीक्षण, यानी अध्यापक के द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए, ठीक। परीक्षाएं लेख होनी चाहिए, यानी परीक्षाएं लेनी चाहिए, घर घर के लिए कार्य देना चाहिए, ठीक। स्कूल में वाद विवाद कराने चाहिए, मौखिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए, बच्चों को स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक। स्कूल के जो भी नियम है उसको बच्चों को पालन करने के लिए बोलना चाहिए, बच्चों की इंटरेस्ट जिसमें है उसमें ध्यान देना चाहिए, बच्चों में ये विकास कराएं कि बच्चा जो भी प्रयास करे, जो भी सब्जेक्ट में वो वीक है उसको समझाएं कि बच्चा अगर आप ट्राई करोगे तो आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? चल अब हम देखते हैं अगला, निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र। आपका जो निदानात्मक परीक्षण है उसका क्या क्षेत्र है। तो बच्चे शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं, इसलिए व्याकरण की शुद्धता पर ध्यान दिया जाए। बच्चों की जोड़ घटाने, भाग देने, गुणा करने आदि गलतियों में सुधार का प्रयास किया जाए। यानी बच्चे जो होते हैं, क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका उच्चारण क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इस पे क्या होना चाहिए कि टीचर्स को बच्चे की व्याकरण की जो शुद्धता है उस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे अगर स्कूल में हो या घर में हो। जब भी बच्चा गलत उच्चारण करता है तो टीचर्स हो या पेरेंट्स हो हमेशा वो टोकते हैं और उनको बताते हैं, ठीक। बच्चों में जोड़ हो गया, मैथ्स में समझ लीजिए जोड़ घटाना भाग गुणा, इन सब चीजों में जो गलतियां होती है उन सब चीजों का भी सुधार किया जाना चाहिए या किया जाए, ठीक। चलिए निदान की प्रक्रिया, तो निदान की प्रक्रिया जो है वो पांच जो है टाइप से या पांच महत्वपूर्ण पद है। यानी निदान की प्रक्रिया हम पांच तरीके से कर सकते हैं, ठीक। जैसे पहले, सबसे पहले हम मतलब कि पांच महत्वपूर्ण पद है, पांच तरह से पहले हम पता करेंगे कौन है, कहाँ है, क्यों, क्या, कैसे ना। पहले कौन, यानी कौन से बच्चे हैं जिन्हें निदान की आवश्यकता है, यानी पहले हम ये पता करेंगे कि वो बच्चा कौन है जिसको निदान की आवश्यकता है, ठीक। उसके बाद हम कहाँ, वेयर, यानी बच्चों को कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है क्यों, समस्या का कारण क्या है, समस्या क्यों आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला व्हाट, यानी इस समस्या का क्या उपचार हो सकता है, या हम इस समस्या के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, ये हो सकता है। और अगला है आपका लास्ट है पांचवा हाउ, यानी समस्या की रोकथाम हम कैसे करें या कैसे की जाए, ठीक। तो पांच महत्वपूर्ण पद है निदान की प्रक्रिया का। पहले तो हम पता करेंगे कि कौन से वो बच्चे हैं, ठीक। फिर क्या देखेंगे कि वो बच्चे, जो बच्चे हैं उनको कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, ठीक। उसके बाद ये देखेंगे कि समस्या का कारण क्या है, फिर हम ये समस्या का कौन सा कारण है, क्यों समस्याएं आ रही हैं, फिर हम ये देखेंगे उपचार और सुझाव, हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं या क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे कि समस्या की हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे।
बच्चों की समस्याओं का निदान निम्न प्रकार कर सकते हैं। बच्चों की निदान कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो निदान के लिए उपयुक्त बच्चों का चयन करना। पहले तो हम उन बच्चों का चयन करेंगे जिनकी समस्याएं हैं और जिन समस्याओं का हमें निदान। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा प्रोसेस है बच्चों की समस्याओं का चयन करना। पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं, फिर ये देखेंगे कि अच्छा बच्चों की कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहले हम बच्चों का चयन करेंगे, फिर हम समस्याओं उन बच्चों की समस्याओं का चयन करेंगे। ठीक, उसके बाद कठिनाइयों को समझना, फिर बच्चों की कौन कौन सी कठिनाई आ रही है, किस किस सब्जेक्ट में वो वीक है, कौन कौन सा टॉपिक उसको कठिन लग रहा है, उन कठिनाइयों को हम समझेंगे। ठीक, उसके बाद उन कठिनाइयों का उपचारात्मक विधियों द्वारा उपचार करना। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो कठिनाइयां आ रही है ना, उनको हम उपचारात्मक विधियों द्वारा उपचार करेंगे। अब आई बात समझ में? यहाँ पे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। निदान के द्वारा हम बच्चों की समस्या का पता लगाते हैं। अगर हम वहीं पे ऑन द स्पॉट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो वो आपका निदानात्मक हो जाता है। बट अगर हम पहले पता करेंगे कि बच्चे की क्या समस्या है, ठीक, कौन कौन सी समस्या का कारण है, फिर उन कठिनाइयों को उन समस्याओं का हम उपचारात्मक विधियों द्वारा हम उपचार करते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में अंतर, यानी आपका अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है और आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, उसको हम समझेंगे। देखिएगा, पहला है आपका उपलब्धि परीक्षण का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। ठीक, अगला है आपका निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। तो समझिएगा, आपका जो उपलब्धि परीक्षण का क्षेत्र जो है वो काफी विस्तृत होता है। कैसे विस्तृत होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें जब टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, जैसे मान लीजिए टेट का टेट का एग्जाम कराया गया, सी टेट का कराया गया, यूपी टेट का कराया गया, तो ये सब एग्जाम क्या है? आपके अचीवमेंट टेस्ट है। इसके लिए क्या होता है? ये काफी विस्तृत होता है, इसमें लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। ठीक, लेकिन आपका जो निदानात्मक परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी लिमिटेड होता है। यहाँ पे बहुत विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। बट आपका जो निदानात्मक परीक्षण है, इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। ठीक, लिमिटेड होता है। इसमें क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण में एक एक बच्चे की समस्या पता की जाती है, फिर उन समस्याओं का निवारण किया जाता है। बट आपका इसलिए आपका ये निदानात्मक परीक्षण क्या है? सीमित है। लेकिन आपका जो उपलब्धि परीक्षण है, इसका क्षेत्र क्या है? काफी विस्तृत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए टेट के एग्जाम होते हैं, सीटेट के एग्जाम होते हैं, जिसमें लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। बट निदानात्मक में क्या है? एक एक बच्चे की टेस्ट लेते हैं, फिर हम उनका प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसलिए आपका निदानात्मक परीक्षण क्या है? सीमित है। और आपका जो अचीवमेंट टेस्ट है यानी उपलब्धि परीक्षण है, इसका क्या है? क्षेत्र काफी विस्तृत है। आई बात समझ में? चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें बच्चे की किसी विषय में सामान्य योग्यता का पता चलता है। दूसरा, इसमें कारण का पता लगाते हैं कि उसे किस विषय को सीखने में कठिनाई आ रही है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है आपके अचीवमेंट टेस्ट में कि हम इसमें ये पता करते हैं कि कौन सा बच्चा किस विषय में कितनी किसकी योग्यता है। जैसे आपका सीटेट का जब एग्जाम होता है तो इसमें क्या होता है कि आपका सीडीपी होता है, ईवीएस होता है, मैथ होता है, साइंस होता है ना? तो इसमें आपके हर एक 30-30 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें जो है बच्चों की योग्यता पता चलती है कि अगर 30 में 25 पाया तो अच्छा बच्चा का इस विषय बच्चा जो है इस विषय में अच्छा है, इस विषय में कमजोर है। तो वही कहा जा रहा है कि आपके उपलब्धि परीक्षण में बच्चे की किसी विषय की जो जो योग्यताएं हैं उसका पता चलता है। लेकिन आपके निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है? इसमें जो है हम कारण का पता लगाते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उसको किस बच्चे में किस विषय में सीखने की कठिनाई आ रही है। ठीक, इसमें तो हम बच्चों के विषय में क्या क्या योग्यता है, कौन सी विषय में किसकी कितनी योग्यता है वो पता लगाते हैं। लेकिन निदानात्मक में हम क्या करते हैं कि बच्चे की किस विषय में कि किस कारण से कमी आ रही है, किस कारण से कठिनाई आ रही है, हम वो कारण पता करते हैं। ठीक है, निदानात्मक में। लेकिन हम उपलब्धि में क्या करते हैं? बच्चे की हर एक विषय की योग्यता देखते हैं, योग्यता पता करते हैं। निदानात्मक में क्या करते हैं कि
उसको किस विषय में कौन सी कठिनाई आ रही, ये कारण हम बता सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बच्चों की सामान्य उपलब्धि का पता लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बच्चों की उपलब्धि का पता लगाते हैं, यानी जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, सेकेंड स्टैंडर्ड का है, फिफ्थ का है, टेंथ का है, ठीक है। आपका हाई स्कूल का एग्जाम हो गया, इंटर का हो गया, आपका ग्रेजुएशन का हो गया, टेट सीटेट का हो गया, तो हम ये सब आपकी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा क्या करते हैं कि बच्चे की उपलब्धि का पता लगाते हैं, ठीक है। और आपका जो निदानात्मक परीक्षण होता है ये बाल केंद्रित होता है। ठीक, चल अगला देखते हैं। यह परीक्षण सभी स्तर के बच्चों की उपलब्धि के मापन में एवं भेदभाव करने में किया जाता है। आपका जो उपलब्धि परीक्षण है वो सभी स्तर के बच्चों के लिए होता है, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए अभी मैंने बताया, क्लास फिफ्थ के लिए, ठीक, टेंथ यानी हाई स्कूल के लिए, बोर्ड वालों के लिए, इंटर का एग्जाम के लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन का पेपर के लिए, तो सभी का मापन किया जाता है। फिर भेदभाव करने में भी किया जाता है। भेदभाव कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं तो किसी का 90% आया, किसी का 80% आया, किसी का 70% आया, तो हम उनके परसेंटेज के आधार पे बच्चों में भेदभाव करते, अच्छा इसका इतना है तो पढ़ने में अच्छा होगा, अच्छा इसका इतना है तो पढ़ने में खराब है, ठीक। तो आपका जो उपलब्धि परीक्षण है वो सभी स्तर के बच्चों की उपलब्धि के मापन में और भेदभाव करने में किया जाता है। अगला है आपका, यह परीक्षण कमजोर बच्चों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए करते हैं। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि बच्चों की कमजोरियों के बारे में पता करते हैं, फिर उनको दूर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बच्चों की उपलब्धि को अंकों द्वारा व्यक्त करते हैं। अभी मैंने बताया इसमें क्या होता है, बच्चों की जो उपलब्धि है उसको हम अंकों द्वारा व्यक्त करते हैं कि हाँ 90% है, 80% है, इस द्वारा हम उपलब्धि परीक्षण को हम अंकों द्वारा व्यक्त करते हैं। निदानात्मक में क्या है कि बच्चों की कमजोरियों तथा सीखने के बारे में जाना जाता है। बच्चों की क्या कमजोरी है तथा उनको हम कैसे सिखा सकते हैं, इन सब चीज के बारे में जाना जाता है। चलिए अब हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो आपका उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है, कमजोरियों व कठिनाइयों को दूर करना। एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिएगा, हम वहां पे पढ़े थे निदानात्मक में कि निदानात्मक परीक्षण में हमने पढ़ा था, निदानात्मक परीक्षण में पढ़ा था कि ऐसा परीक्षण जिसका प्रयोग हम निदान के लिए करते हैं, किसके लिए, निदान के लिए, यानी समस्या का पता करके निदान कर देते हैं। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में क्या है कि कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर कर, ठीक। उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों की कमजोरियों व कठिनाइयों को दूर किया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों की जो कमजोरी है, जो कठिनाई है, उन सबको दूर किया जाता है। यहाँ पे समझिएगा, निदानात्मक परीक्षण में बच्चों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों, कमजोरियों, दुर्बलताओं, अक्षमताओं एवं परेशानियों का क्या कारण है ये जानते हैं। उसके बाद उन परेशानियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। देखिएगा, निदानात्मक परीक्षण जब करते हैं हम, तो वहां पे हम बच्चों में क्या क्या कमी है, यानी कौन कौन सी कठिनाई आ रही, कौन कौन सी कमजोरी आ रही, कौन कौन सी उनके अंदर अक्षमता है, कौन कौन सी परेशानी है, इन सब चीज का जो कारण है वो हम निदानात्मक परीक्षण के द्वारा पता करते हैं। फिर उन सभी कमजोरियों को, उन सभी कठिनाइयों को, ठीक, दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। योकम एंड सिम्पसन के अनुसार, ये आपके मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। सही बात है, पहले हम बच्चों का निदान, उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। इनका कहना ये है कि आपका जो उपचारात्मक शिक्षण है वो देखा जाए तो उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, ठीक। देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा बच्चों की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और बच्चों को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या होता है कि बच्चों की जो कमजोरी है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है और बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन, यानी उनका जो है उचित मार्गदर्शन किया जाता है, ठीक।
अब हम ये देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले वाचन यानी रीडिंग, फिर राइटिंग, फिर उच्चारण, फिर अंकगणित। यानी सबसे पहले तो बच्चे को बोलता है, अगर बोलने में समस्याएं आ रही तो वहां पे हम उसकी समस्याओं को दूर करते हैं। फिर लिखने में प्रॉब्लम आ रही तो लिखने में हम चीजों को समस्याओं को दूर करते हैं। उच्चारण अगर गलत कर रहा है तो हम उसको वहां पे सिखाते हैं। फिर आपका अंक गणित यानी मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही तो हम मैथ्स को वहां पे उसके इम्प्रूव करते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखेंगे रॉस के अनुसार बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। आपके रॉस जी जो है उन्होंने ये कहा है कि आपका जो बचाव है वो निदान का उच्चतम स्तर है, यानी आपका बचाव निदान का उच्चतम स्तर। ये आपके रॉस जी का कथन है। चल अब हम आगे देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण की कौन क्या क्या विधि है वो हम देखेंगे। तो पहला है आपका, हर एक बच्चे को अपनी कमजोरियों के तथा उसके कारण के बारे में पता होता है, इसलिए उन्हें करने के लिए स्वयं बच्चे को अध्यापक के पास आना चाहिए, उन्हें दूर करने के लिए। ठीक, यहाँ पे दूर होगा। कहने का मतलब ये है कि हर एक बच्चे को, ठीक, अब मान लीजिए आप सभी हैं, आप सभी को पता होगा कि आपके अंदर क्या कमजोरी है, यानी आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक लगता है, क्यों लगता है, सब चीज आपको पता है। तो अगर आपको ये चीजें पता है, तो अगर आपको ये कमी, ये कमजोरी दूर करना है, तो आपको स्वयं हम लोग के पास आना पड़ेगा। जैसा कि मैं बार बार आप सबसे कहती हूँ कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के थ्रू, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि सभी बच्चे को उनके अंदर जो भी कमी है, जो भी गुण है, वो सभी को पता होता है। अगर उनके अंदर जो भी कमी है, जो भी कठिनाई आ रही है, जो भी कमजोरी है, वो स्वयं टीचर के पास जाके जब तक बताएंगे नहीं तब तक तो क्या होगा। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चे को टीचर के पास स्वयं जाना चाहिए, ठीक, अपनी कमजोरियों को बताने के। दूसरा देखते हैं, जिन बच्चों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापकों के द्वारा अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे जो क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा उनको एक कठिनाई या समस्या आती है, तो उनका निदान करने के लिए ना टीचर खुद चूज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। कैसे? जो टीचर क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाता है ना, वो बच्चों के हाव भाव से, एक्सप्रेशन से, चेहरे की एक्सप्रेशन से समझ जाएगा कि हाँ, इस बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि बच्चों को निदान की आवश्यकता है और उसका चयन जो है टीचर एक्सपीरियंस के आधार पर चूज कर सकता है। आई बात समझ में? चल आगे देखते हैं, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है। तो पहला है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना, ठीक। दूसरा है आपके बच्चों की योग्यताओं में वृद्धि करना। तीसरा है आपका बच्चों में आत्मविश्वास की भावना को जगाना। जब बच्चे का जो भी कमजोरी है या जो भी समस्या है, जब सब दूर हो जाएगा, तो बच्चों के व्यवहार में तो परिवर्तन होगा ही, और बच्चों की योग्यताओं में भी वृद्धि होगा, और बच्चे का क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक, चलिए अब देखेंगे कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के क्या रिजल्ट्स हैं। तो पहला है, बच्चे सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सकेंगे। जब बच्चे की कमजोरी दूर हो गई, समस्याएं दूर हो गई, बच्चे के अंदर कोई भी मतलब निगेटिव चीजें नहीं है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये कमजोर है, मेरा ये सही नहीं है। जब ये सब चीजें दूर हो जाएंगी तो बच्चा क्या करेगा कि अपने वातावरण के साथ समायोजन करेगा, ठीक। उसके बाद वे स्पष्ट रूप से चिंतन भी कर सकेंगे, है ना। उनमें आत्मविश्वास की भावना भी विकसित होगी। जब किसी बच्चे के अंदर कोई कमजोरी, समस्याएं सब दूर हो जाएगी, उसका सारा चीज क्लियर हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद वह अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर पाएंगे। फिर वो अपनी बातों को कहने में किसी के भी सामने हिचकिचाएंगे नहीं, वो आराम से फ्लुएंटली अपनी बात को जो है दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अगला, वे अपने मानसिक व संवेगात्मक संघर्ष से दूर रहें। फिर उनके माइंड में जो भी चीजें चलती रहती हैं कि यार मुझे मैथ्स नहीं आ रहा है, मुझे संस्कृत नहीं आ रहा है, मैं इतना वीक हूँ, मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जब इन सब चीजों का निवारण कर दिया जाएगा, तो उनके मन में जो इतना संघर्ष चलता रहता है, वो सब क्या हो जाएगा, सब दूर हो जाए, है ना।
तो यही सब आज हमने पढ़ा पूरा। निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है, उसका लाभ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, उसका क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, उपयोग क्या है, सब चीजों को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज हमने चैप्टर 9 अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, कल हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। और एक बात और, क्लास कैसी लग रही है, यहाँ पे 9 आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लास कैसी लग रही है, कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। और आप लोग से बार बार यही बताया जा रहा है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपसे बस एक ही चीज हम लोग मांगते हैं कि प्लीज शेयर करा करिए वीडियो को, ताकि और बच्चे जुड़ सके। हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन कब कहाँ एग्जाम में पूछे गए हैं। इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या आप हम लोग के लिए एक सिर्फ शेयर नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं करवा सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते हैं? इतना छोटा सा चीज तो कर ही सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट के थ्रू हमें जो है बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई बात समझ में? बाकी क्लासेस चल रही हैं, और क्लासेस कंटिन्यू करिए। मैथ्स, संस्कृत की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, हिंदी की क्लासेस भी हो रही है, संस्कृत की भी क्लासेस हो रही है। और जो बच्चे नहीं किए हैं वो क्लास कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।